हाय गाइस। आज हम लोग डीबीएमएस का अपना वीक 8 का अपना सिलेबस कवर करेंगे। हमें अपना बस मतलब ये देखो एंड टर्म हमारा आने वाला है, एक वीक है, तो उसके लिए अपना सिलेबस जल्दी जल्दी कवर करना है अच्छे से, ताकि हम अच्छे से स्कोर कर पाए अच्छे से अच्छा अपना। तो बस पूरी तैयारी के साथ आज शुरू करते हैं डीबीएमएस का वीक 8। तो चलो, डीबीएमएस के वीक 8 में मैं एक तुम लोग को ओवरव्यू दे दूं तो ऐसा मतलब थोड़ा बेसिक वाली चीजें ज्यादा है, डीबीएमएस रिलेटेड कम है, जनरल वाली ज्यादा है, जैसे एल्गोरिदम्स, प्रोग्राम्स फिर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, डेटा स्ट्रक्चर्स, थोड़ा इस टाइप की चीजें ज्यादा है अगर तुम देखोगे। जैसे कोई बात नहीं, हम इन्हें जल्दी से कवर करते हैं अपना आज का सिलेबस पूरा डीबीएमएस का वीक 8। तो चलो, विदाउट एनी डिले विल डाइव राइट इन, हम डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे अब अपना। तो देखो, हमारा डीबीएमएस के वीक 8 में फर्स्ट चीज जो है वो है एल्गोरिदम्स एंड प्रोग्राम्स। पूरा जो है इन टोटल वीक 8 में हमारा स्टोरेज मैनेजमेंट का सिलेबस है। तो इसमें जो पहला टॉपिक है हमारा वो है एल्गोरिदम्स एंड कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस। फर्स्ट टॉपिक जो होता है इसमें हमारा जो गिवन है वो है एल्गोरिदम्स एंड प्रोग्राम्स। तो सबसे पहली चीज हमारी है एल्गोरिदम्स इसमें। अब एक एल्गोरिदम क्या होता है, देखो एल्गोरिदम बेसिकली देखो, अगर हम लेमन लैंग्वेज में अपना नॉर्मल भाषा में बात करें, देन एन एल्गोरिदम इज जस्ट अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस or a code written in order to perform something, a task or something। तो मतलब एल्गोरिदम क्या होता है हमारा, एक बस कोड होता है, पीस ऑफ कोड है या सीक्वेंस है इंस्ट्रक्शंस का कोड का, जिससे हम कोई टास्क परफॉर्म करते हैं फिर कुछ ना कुछ काम कर रहे होते हैं। अब अगर हम यहाँ पे पढ़ें कि यहाँ पे जो लिखा है उसके अकॉर्डिंग क्या है, sequence of unambiguous instructions for solving a problem, that is sequence of steps that can be followed to produce a result। वही है, एक sequence of instructions steps जिससे हम कोई आउटपुट अपना प्रोड्यूस करें। इट इज लाइक एन एल्गोरिदम इज लाइक अ रेसिपी फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। हमें कोई प्रॉब्लम की बिना उसे सॉल्व करने की रेसिपी हो गई हमारी एक एल्गोरिदम जो है, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल, इफ यू वांट टू मेक अ केक यू नीड अ रेसिपी, द रेसिपी इज द एल्गोरिदम। वही कि उस चीज को कैसे सॉल्व करेंगे, उस काम को कैसे करेंगे परफॉर्म, वो होता है हमारा एल्गोरिदम। और एक एल्गोरिदम मस्ट टर्मिनेट, एन एल्गोरिदम मस्ट टर्मिनेट, एल्गोरिदम एंड जरूर होना चाहिए, बिकॉज इट इज नॉट ना कि हम उसे इनफाइनेटली चलाए ही जा रहे हैं, तो फिर इफ इट नेवर एंड्स देन वी नेवर गेट अ रिजल्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज हमारी जो आती है वो है प्रोग्राम। प्रोग्राम क्या होता है, प्रोग्राम इज एन एल्गोरिथम दैट हैज बीन कोडेड इनटू सम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एल्गोरिथम तो ये हो गया हमारा तरीका कैसे होता है। एल्गोरिथम मैं चाहूँ तो बस पेन पेपर पे एक पैराग्राफ की फॉर्म में लिख दूं कि मुझे ऐसे ऐसे ये स्टेप्स फॉलो करने, हो जाएगा मेरा काम। अब हमारा प्रोग्राम जो होता है ना, वही एल्गोरिथम जो हमने लिखा है कि कैसे कैसे हमें क्या स्टेप फॉलो करना है, उसी चीज को हमने उस चीज का कोड लिख दिया कि हम पहले पहले हम ये इनपुट लेंगे, फिर इस इनपुट को कन्वर्ट करेंगे, फिर इसमें लूप चलाएंगे। ये जब मैंने इस एल्गोरिथम को पूरा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसी में लिख दिया तो वो प्रोग्राम बन जाता है हमारा। It is a sequence of steps that can be followed to produce a result। सेम चीज अब प्रोग्राम में टर्मिनेट और रन फॉर एवर दोनों ही चीजें हो सकती हैं प्रोग्राम में। टू प्रोड्यूस अ रिजल्ट इट में टर्मिनेट, और रन फॉर एवर का एग्जांपल हमारा हो गया एक वेब सर्वर, कि वो कंटिन्यूसली रन करता ही रहता है। अब नेक्स्ट आता है हमारा एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम्स। अब हम एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम्स क्यों करते हैं, व्हाई। तो सबसे पहला आता है हमारा व्हाई, तो उसका आंसर है हमारा टू प्रोटेक्ट द परफॉर्मेंस, कि अब हमारा एल्गोरिथम कितना अच्छा वर्क कर रहा है, कितने टाइम में आंसर दे रहा है, कितना सही दे रहा है, कितना गलत दे रहा है, ये सब हमें उसकी परफॉर्मेंस को प्रोटेक्ट करने के लिए हम एल्गोरिथम के उसे एनालाइज करते हैं। फिर सेकंड, कंपेयर टू एल्गोरिथम्स। अभी हो सकता है सेम काम के लिए हमारे पास दो एल्गोरिथम्स हो, बट कौन सा बेटर है, कौन सा ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट दे रहा है और कितना कम टाइम में, कितनी एफिशिएंसी है ज्यादा उसकी, ये होता है हमारा कंपेयर करने के लिए हम करते हैं। और थर्ड, अंडरस्टैंड थियोरेटिकल बेसिस, मतलब वो एल्गोरिथम का समझना कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ये समझने के लिए भी हम एनालाइज करते हैं उसे। अब एनालाइज करने में हम क्या क्या एनालाइज करते हैं, व्हाट टू एनालाइज। तो हमारा व्हाट टू एनालाइज में आता है टाइम और स्पेस। टाइम यानी हाउ मच टाइम हमारा एल्गोरिथम लेता है कंप्लीट होने में या फिर रिजल्ट प्रोड्यूस करने में, और स्पेस कितनी कितनी मेमोरी ये रिक्वायर करता है हमारा प्रोड्यूस करने में रिजल्ट। अब कैसे कैसे मैं एनालाइज करता हूँ वो आता है हमारा। सबसे पहला होता है काउंटिंग मॉडल्स। काउंटिंग मॉडल में होता है क्या हम करते हैं, टोटल रनिंग टाइम निकालते हैं हम कि कितनी देर तक चला या कितना चला हमारा एल्गोरिथम, इक्वल टू सम ऑफ कॉस्ट इनटू फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल ऑपरेशंस। वो हो गया कि हमने सारा जो हमारा कोई भी एक ऑपरेशन परफॉर्म करने में जो भी कॉस्ट है उन सब ऑपरेशंस का हमने कॉस्ट निकाल लिया और हमने उन्हें मल्टीप्लाई कर दिया जितने हमारे ऑपरेशंस थे।
ये जब हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हमारा टोटल रनिंग टाइम आ जाएगा एल्गोरिदम का। ठीक है, ये एक तरीका है। बट अब नॉर्मली किस तरीके से हम कंपेयर करते हैं वो है एसिम्प्टोटिक एनालिसिस। इसमें क्या होता है, हम एक्चुअल में आइटम्स को कंपेयर नहीं कर सकते, तो हम कंपेयर करते हैं ओवर टाइम कैसे इंक्रीज होता है इसका इनपुट साइज और इसका ग्रोथ एल्गोरिदम का। हम जैसे सबसे पहले होता है बिग ओ नोटेशन, ये होता है अपर बाउंड ऑन द ग्रोथ ऑफ एन एल्गोरिदम। फिर आता है बिग ओमेगा लोअर बाउंड, और फिर बिग थीटा बोथ अपर एंड लोअर बाउंड ऑन द ग्रोथ ऑफ एन एल्गोरिदम। ये तीन हमारे तरीके होते हैं, ओ बिग ओमेगा बिग थीटा। ठीक है, इससे हम अपना कंपेयर करते हैं एल्गोरिदम का, कोई भी हमारा एनालिसिस करते हैं उसका। फिर आता है हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अब जैसे तुमने अगर नॉर्मली पढ़ा होगा, एल्गोरिदम्स वगैरह पढ़ते हैं अगर हम, तो हम देखते हैं किसी का ओ ऑफ वन है टाइम, ओ ऑफ जैसे बाइनरी सर्च करते हैं ओ ऑफ लॉग एन है, ओ ऑफ एन होता है, ओ ऑफ एन लॉग एन होता है, ओ ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब टू की पावर एक्स एन फैक्टोरियल। अलग अलग एल्गोरिदम्स का अलग अलग टाइम होता है। इनपुट साइज देखो यहाँ पे जितना ज्यादा है टाइम उतना ही कम है हमारा, और इनपुट साइज जितना कम टाइम उतना ही ज्यादा, क्योंकि एक ही इनपुट के हम ऊपर हम लगातार ऑपरेशन परफॉर्म करें लगातार आंसर निकालने के लिए, तो इसीलिए टाइम ज्यादा हो जाता है, नंबर ऑफ ऑपरेशन ज्यादा हो जाते हैं बेसिकली। ठीक है, अब व्हाट टू एनालाइज, वेयर टू एनालाइज, कहाँ एनालाइज करते हैं हम। पहला आता है वर्स्ट केस, फिर आता है एवरेज केस, फिर आता है बेस्ट केस। वर्स्ट केस क्या है कि हमने मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेप्स लिए, मतलब ऐसा हम जितने ज्यादा से ज्यादा स्टेप्स लिए हमने एल्गोरिदम को आंसर निकालने के लिए, मतलब सबसे ज्यादा टाइम सबसे ज्यादा स्टेप्स परफॉर्म किए इस पे। सेकंड होता है एवरेज केस। एवरेज केस में क्या होता है कि मतलब असल वी हैव टेकन एन एवरेज नंबर ऑफ स्टेप्स, कि ठीक ठीक है, ना कम है बहुत, ना कम बहुत ज्यादा है। थर्ड होता है बेस्ट केस। बेस्ट केस में हम लेते हैं मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स, कम से कम टाइम पे कम से कम स्टेप्स परफॉर्म करके हम अपना आंसर निकाल देते हैं, ये होता है हमारा बेस्ट केस। ये था हमारा गाइस एल्गोरिथम्स एनालिसिस। अब हमारा आता है डेटा स्ट्रक्चर्स। देखो डेटा स्ट्रक्चर्स अभी तक हमने जो पढ़े हैं काफी टाइप के पढ़े हैं। सबसे पहले कि डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है। डेटा स्ट्रक्चर जो होता है वो हमारा स्पेसिफाई करता है कि द वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टोरिंग इन मेमोरी द डेटा, हम मतलब डेटा को किस तरीके से स्टोर करेंगे और ऑर्गेनाइज करेंगे हमारा मेमोरी में, वो ये डेटा स्ट्रक्चर हमारा स्पेसिफाई करता है। किस फॉर्म में स्टोर करना है, टेबल के फॉर्म में, लिस्ट के फॉर्म में कैसे स्टोर करना है, वो एक डेटा स्ट्रक्चर हमारा बताता है, हमें स्पेसिफाई करेगा। और इससे क्या होता है, इट enables efficient access and modification of data। एक्सेस आराम से कर पता है, जब स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में हमें पता है कौन सा डेटा कहाँ है, तो इजीली एक्सेस भी कर सकते हैं और उसे मॉडिफाई भी कर सकते हैं। डेटा स्ट्रक्चर देखो गाइस दो टाइप के होते हैं, मेनली लीनियर और नॉन लीनियर। इनको हम आगे अभी एक्सप्लोर करेंगे और ज़्यादा। ठीक है, फॉर एप्लीकेशन रिलेटेड टू डेटा मैनेजमेंट। अब हम ये मॉडिफिकेशन ऑफ डेटा या डेटा स्ट्रक्चर को अगर रिलेट करें अपने डीबीएमएस से, तो क्या कहाँ कहाँ एप्लीकेशन होता है इसका। क्रिएट हम करते हैं क्वेरी, जैसे क्रिएट क्वेरी हमने पढ़ी है, इंसर्ट पढ़ी है, डिलीट पढ़ी है, फाइंड करते हैं हम कोई डेटा और जैसे क्लोज करते हैं, क्लोज ऑपरेशन हमने पढ़ा था ना कनेक्शन में पोस्टग्रेसक्यूएल के। तो ये सारे हमारे डेटा मैनेजमेंट के रिलेटेड ऑपरेशन होते हैं डीबीएमएस में। अब हम आते हैं लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स पे। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर देखो बहुत सिंपल है, ये वो डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसमें हमारे जो एलिमेंट्स हैं वो एक सीक्वेंस में अरेंज होते हैं, सीक्वेंशियली अरेंज होते हैं, या फिर मतलब लीनियरली यानी एक लाइन के अंदर। कि जैसे अब हमारा मैं पाइथन में लिस्ट में करता हूँ 1,2,3, एक लीनियर फॉर्म में है सीधा सीधा हमारा डेटा सारा। ठीक है, इसके एग्जांपल जैसे एरेज पढ़ते हैं हम, एरे में होता है ना एक एक एलिमेंट सीधा सीधा है, लिंक लिस्ट है, लिंक लिस्ट में पॉइंटर्स होते हैं नेक्स्ट एलिमेंट से कनेक्टेड, बट होता तो वो एक सिंगल लाइन में ही है ना कनेक्शन पूरा, तो वो एक हमारा लिंक लिस्ट हो गया, वो भी हमारा लीनियर डेटा स्ट्रक्चर हो जाता है। फिर हमारा स्टैक आता है, क्यू आता है। स्टैक जो होता है, स्टैक हमारा फॉलो करता है लीफ ऑर्डर यानी लास्ट एंड फर्स्ट आउट। जो एलिमेंट सबसे लास्ट में आए वो सबसे पहले बाहर निकलता है, बिकॉज उसमें से बॉटम से इंसर्शन होता है उसमें, I'm sorry बॉटम से नहीं टॉप से इंसर्शन होता है वो, बट बॉटम आउट होता है, मतलब एक ही बात है कहीं से भी देख लो तो। सेकंड होता है हमारा क्यू। क्यू होता है हमारा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट फीफो प्रिंसिपल फॉलो करता है कि जो एलिमेंट सबसे पहले आया है वही सबसे पहले बाहर भी निकलेगा। ये दोनों भी हमारे लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स ही होते हैं, बिकॉज ये एक सिंगल लाइन के फॉर्म में हो जाते हैं ना। देखो अब हम एरे और अगर लिंक लिस्ट में देखें, हम ऑर्डर्ड एरे अनऑर्डर्ड मतलब
सॉर्टेड अनसॉर्टेड हो गया एक तरीके से। और ऐसी लिंक लिस्ट में अगर इनका टाइम चेक करें हम, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एलिमेंट को एक्सेस करने की, इंसर्ट करने की, डिलीट और सर्च करने की, सबकी कॉम्प्लेक्सिटीज देखो अलग अलग हैं। एक बार तुम लोग टेबल इसे देखो, इसे समझो, एनालाइज करो इसे टेबल को। तो देखो जैसे टेबल में इसमें गिवन है, एक्सेस करने का टाइम हमारा सबसे कम है, जैसे आरए में हमें एक्सेस करने में सिर्फ 1 टाइम लगता है, बट इंसर्ट करने में ज़्यादा टाइम लगता है, डिलीट करने में ज़्यादा टाइम लगता है, सर्च करने में भी टाइम लगता है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सबकी अलग अलग होती है डेटा स्ट्रक्चर के हिसाब से। किसी डेटा स्ट्रक्चर में हमें ट्रैवर्स करने में, अगर ये सिंगल सिंगल लाइन में है हमारा पूरा डेटा, तो हो सकता है कम टाइम लगे। इंसर्ट करने में, अब जैसे हमारा एरे में हमें जो है सारे पहले एलिमेंट्स को ट्रैवर्स करके लास्ट में इंसर्ट करना पड़ेगा। लिंक लिस्ट में हमारे पास लास्ट पॉइंटर होता है, हम बस उससे ज्वाइन करके सीधा सीधा इंसर्ट कर सकते हैं। तो लिंक लिस्ट में इसीलिए इंसर्शन में टाइम कम लगता है, बट आरए में ज़्यादा लगता है। तो भैया हर एक मतलब डेटा स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अलग अलग टाइम्स होते हैं। स्टैक और क्यूज जो होते हैं वो भी हमारे, उनका टाइम हमने यहाँ इसलिए दिया क्योंकि वो खुद भी स्टैक और क्यूज एरे और लिंक लिस्ट के हेल्प से ही इम्प्लीमेंट होते हैं। उनका इम्प्लीमेंटेशन हम अभी यहाँ नहीं देखेंगे, हम इम्प्लीमेंटेशन बाद में देखेंगे कभी। इनका इम्प्लीमेंटेशन बेसिकली तुम्हारा यहाँ पे आएगा भी नहीं। इम्प्लीमेंटेशन जो स्टैक क्यू का अगर तुमने देखोगे ना, तो उधर आता है तुम्हारा जो पीडीएस तुम्हारा होता है सब्जेक्ट, उसमें स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देखो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर की ओ ऑफ एन है, यानी यहाँ पे जितने एलिमेंट्स हैं उतनी ही हमारी कॉम्प्लेक्सिटी, लीनियर है उतना ही स्पेस उसे चाहिए एग्जैक्टली जितना जितना नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। इन सब की जो वो है हमारी कॉम्प्लेक्सिटीज, जैसे आरए में एक्सेस करने की है ओ ऑफ 1 दी हुई है हमारी, तो बेस्ट केस, वर्स्ट केस, एवरेज केस, तीनों यही होती है सेम। इसमें कुछ वो डिफरेंस नहीं आता है, ये सेम है। कॉम्प्लेक्सिटी होती है आइडेंटिकल होती है फॉर वर्स्ट एज वेल एज एवरेज, दोनों केसेस के लिए यही रहती है। नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स में हमारा अलग अलग होता है हमारा टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, और वो चेंज भी हो जाती है हमारा डिपेंडिंग। इनमें हम क्या करते हैं कि हम ट्रेड ऑफ करते हैं। ट्रेड ऑफ यानी टाइम अगर हमें कम चाहिए तो हम स्पेस ज़्यादा ले लेते हैं, स्पेस अगर कम यूज़ करनी है तो हम टाइम ज़्यादा लगता है। उस तरीके से हम यहाँ पे नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर को वर्क करते हैं। चलो अब देखते हैं नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स हमारे। तो देखो नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर जो होते हैं हमारे, वो इस टाइप के डेटा स्ट्रक्चर हैं जिनमें जो हमारे आइटम्स हैं, जो हमारा डेटा है, डेटा आइटम्स, वो एक सीक्वेंस में अरेंज नहीं होते। किसी भी तरीके से हमारे अरेंज हो सकते हैं, कोई पर्टिकुलर सीक्वेंस नहीं है। डिपेंडिंग ऑन डेटा स्ट्रक्चर हम कैसे भी उसे सीक्वेंस में, मतलब या फिर नॉन किसी भी ऑर्डर में हम उसे अरेंज कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। सारे एलिमेंट्स के जो होते हैं मल्टीपल पाथ्स होते हैं और कनेक्टेड होते हैं अलग अलग एलिमेंट्स से, ईच अदर कनेक्टेड टू अदर एलिमेंट्स। जैसे लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में होता है हमारा एक एलिमेंट जो होता है मैक्स टू मैक्स दो एलिमेंट्स होते हैं, एक उसके आगे वाला एक उसके पीछे वाला कनेक्शन, इन दो से कनेक्ट होता है। बट नॉन लीनियर में वो कितने भी एलिमेंट से कनेक्ट हो सकता है वो पूरे डेटा स्ट्रक्चर में जितने एलिमेंट्स हैं वो हर एक से कनेक्टेड हो। तो इसमें वो वाला एक हमारा बाउंडेशन खत्म हो जाता है। और ट्रैवर्सिंग इज नॉट पॉसिबल इन सिंगल रन एज एलिमेंट्स आर नॉट अरेंज्ड इन सीक्वेंशियल मैनर। ट्रैवर्स हम जो है इसमें एक बार में नहीं कर सकते एलिमेंट्स को, क्योंकि सारे हमारे अरेंज नहीं है एक सीक्वेंस में, तो हमें कुछ नहीं पता वो कौन सा एलिमेंट कहाँ से कैसे एक्सेस होगा, वो वाली बात रहती है। तो अब हम नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के एग्जांपल्स देखते हैं कुछ। सबसे पहला आता है हमारा ग्राफ। ग्राफ इज नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्टिंग ऑफ नोड्स एंड एजेस। ग्राफ में क्या होता है, मेरे नोड्स और एजेस होते हैं। नोड्स यानी नोड्स तो वो पर्टिकुलर एलिमेंट्स हो गए, जैसे अगर ये ट्री देख रहे हो तुम, इसमें जो ये 1 2 3 एलिमेंट्स हैं ये हो गए हमारे नोड्स एक तरीके से, और इनके बीच में जो ये पाथ है ये होते हैं एजेस। ट्री में हम अलग कहते हैं, बट ग्राफ में इन चीजों को नोड्स और एजेस कहते हैं। नोड्स यानी एलिमेंट्स, एजेस यानी ट्रैवर्सल वाला पाथ। एजेस आर लाइन ऑफ आर्क दैट कनेक्ट एनी टू नोड्स इन अ ग्राफ।
वही जो जैसे हमने अभी बताया दिखाया। और दे कैन बी डायरेक्टेड और अनडायरेक्टेड एंड कैन बी वेटेड और अनवेटेड। डायरेक्टेड अनडायरेक्टेड मतलब जैसे ये एज एज लिखा, एज है हमारा गिवन, जैसे यहाँ पे एज में अगर एरो लगा हुआ है कि वो किस साइड जाना है हमें, ये एज इसी साइड जाएगा तो होता है डायरेक्टेड। अगर नहीं लगा है तो अनडायरेक्टेड, वो दोनों साइड जा सकता है। और वेटेड यानी एक एज में हमें लिखा हो सकता है कि कितना हमारा कॉस्ट है उस एज को ट्रैवल करने का, तो वो वेटेड होता है। अगर नहीं लिखा है तो वो अनवेटेड होता है। नेक्स्ट आता है हमारा ट्री। ट्री इज एन ऑनलाइन डेटा स्ट्रक्चर इन विच एलिमेंट्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन हायरार्किकल स्ट्रक्चर। वही बात है कि एक हायरार्की से ऑर्गेनाइज करते हैं हम ट्री में। टॉप मोस्ट जो नोड होता है, सबसे ऊपर पहला एलिमेंट होता है, वो रूट ऑफ द ट्री होता है। इसके जस्ट अंडर जो एलिमेंट होंगे, किसी यानी किसी भी एलिमेंट के जस्ट अंडर जो एलिमेंट होंगे ट्री में, उसे जो हम उसके चिल्ड्रन कहेंगे, चिल्ड्रन होते हैं। और जो जस्ट उसके फिर वो जस्ट ऊपर जो हो गया वो हो गया हमारा पेरेंट एलिमेंट। और जिस एलिमेंट के कोई ऐसा एलिमेंट अगर होता है जिसके कोई चिल्ड्रन नहीं है, जो मतलब बिल्कुल एंड में होते हैं, लास्ट वाले होते हैं, उन्हें हम उन एलिमेंट्स को, उन नोड्स को हम कहते हैं लीव्स ट्री में। ट्री जो होता है दे कैन बी रूटेड और अनरूटेड, बाइनरी और एनआरए, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड। इनको हम अभी आगे देखेंगे टाइप्स ऑफ ट्रीज, अलग अलग ट्रीज को। अब हमारा आता है लास्ट, हमारा एक हैश टेबल है एक हमारा गिवन। हैश टेबल में जो होता है हम डेटा स्टोर करते हैं लिंक लिस्ट के फॉर्म में, जो हम किसी भी मतलब ऐसा हमें की गिवन है पर्टिकुलर, उससे हम एक्सेस कर सकते हैं। की में क्या होता है हमारा इंडेक्स ऑफ द एरे। इंडेक्स ऑफ द एरे मतलब कौन सी हमारी एरे, इंडेक्स ऑफ द एरे जहाँ पे हमारी लिंक लिस्ट स्टोर्ड है, किसी एक पर्टिकुलर जगह पे या किसी एक पर्टिकुलर एरे में स्टोर होती है, होगी ना हमारी लिंक लिस्ट भी, तो उस एरे का इंडेक्स है या फिर उसकी जो लोकेशन है वो हमें पता चलती है इसमें, उससे हम एक्सेस कर पाते हैं। हैश टेबल एक तरीके से मैपिंग हो गई कि की के बेस पे उस लोकेशन पे मैप करा हुआ है हमने। ईच एलिमेंट एज एन एरे इन अ लिंक लिस्ट, इन एन एरे इज अ लिंक लिस्ट, सॉरी, हर एलिमेंट जो होता है इस एरे में वो लिंक लिस्ट होता है। चलो अब एक बार हम आगे देखते हैं डेटा स्ट्रक्चर्स को। देखो अब हम सबसे पहले स्टडी करेंगे ट्री को। ट्री जो होता है हमारा एक टाइप का ग्राफ ही होता है। ट्री इज अ कनेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ रिप्रेजेंटिंग हायरार्किकल स्ट्रक्चर। एक पर्टिकुलर हायरार्की में हम स्टोर करते हैं डेटा को, और एक तरीके से कनेक्टेड ग्राफ ही होता है हमारा ट्री भी। अब ट्री में क्या क्या चीजें होती हैं वो पढ़ते हैं हम। सबसे पहला आता है हमारा रूट नोड। रूट नोड जो होता है हमारा टॉप मोस्ट नोड ऑफ द ट्री होता है। सबसे पहला नोड सबसे ऊपर जो होता है वो हमारा रूट नोड है। एक ट्री के अंदर सिर्फ एक ही रूट नोड हो सकता है, ये बात याद रखना। नेक्स्ट आता है हमारा पेरेंट नोड। पेरेंट नोड क्या है, अ नोड दैट हैज सब नोड्स कनेक्टेड टू इट आर इज अ पेरेंट नोड। मतलब एक ऐसी नोड ट्री में, जैसे ये पहली है रूट नोड है हमारी, अब इसमें दो हमारे नोड्स कनेक्टेड हैं, तो हमारा वन जो होगा पेरेंट नोड होगा फॉर 2 एंड 3। तो कोई भी ऐसा नोड जिसके नीचे दो एलिमेंट्स कनेक्टेड होंगे वो हमारा पेरेंट नोड हो जाएगा। A node can be a parent node to multiple nodes, 1 2 3 कितने भी हो सकते हैं नोड्स जो जिससे वो कनेक्टेड हो। A node can be a parent node as well as a child node। अब इसका क्या मतलब है, जैसे यहाँ पे हमारा 2 है, 2 जो है 1 का तो चाइल्ड नोड है, बट यहाँ पे 4 और 5 का पेरेंट नोड है ये बात याद रखना। अभी चाइल्ड नोड आगे देखते हैं हम। चाइल्ड नोड क्या है, नोड दैट इज कनेक्टेड टू अ पेरेंट नोड। जैसे अब 2 है वो 1 से कनेक्टेड है, 1 उसका पेरेंट नोड है, तो 2 जो है चाइल्ड नोड हो गया। अब तो इसी तरीके से 2 जो है चाइल्ड नोड भी है, यहाँ पे इनका पेरेंट नोड भी है 2। A node can be a child node to multiple nodes। अभी हो सकता है 2 जैसे हमारा 1 से कनेक्टेड है, इसके ऊपर कोई एलिमेंट है उससे भी कनेक्टेड हो सकता है, कुछ नहीं कह सकते हम, तो वो इट कैन बी a child node to multiple nodes। A node can be a parent node as well as child node। सेम पॉइंट है, दोनों ही हो सकते हैं कोई भी एक नोड। नेक्स्ट हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा लीफ नोड। लीफ नोड क्या है, कोई भी एक नोड जिसके एक भी चाइल्ड नोड नहीं है, वो होता है हमारा लीफ नोड, यानी एंडिंग वाले नोड। जैसे यहाँ पे है ना 8 9 10 11 13 14, इनके नीचे कोई नोड नहीं, चाइल्ड नोड नहीं है कोई, तो ये हो गए लीफ नोड्स हमारे। लीफ नोड को हम एक्सटर्नल नोड भी कहते हैं।
ये हो गई एक्सटर्नल नोड। इंटरनल नोड कौन सी होती है? जिसका एटलीस्ट एक चाइल्ड हो। कोई भी नोड जिसका एटलीस्ट एक चाइल्ड हो वो इंटरनल नोड। जैसे यहाँ पे 7 जो है ये हमारा, इसका सिर्फ एक चाइल्ड है 14, तो ये इंटरनल नोड हो गई 7 हमारी। अब आता है सब ट्री। सब ट्री इज अ ट्री दैट इज पार्ट ऑफ अ लार्जर ट्री। जैसे अब ये 2, 4, 5 और उसके नीचे वाले एलिमेंट्स, हम इनका एक अलग ट्री भी इसे बना सकते हैं। तो एक तरीके से एक सब ट्री होगा जो इस पूरे बड़े एक पेरेंट ट्री का पार्ट है, तो वो होता है हमारा सब ट्री। अब आता है पाथ। पाथ इज अ सीक्वेंस ऑफ नोड कनेक्टेड बाय एजेस ऑफ अ ट्री। जैसे हमें 1 से 2, 2 to 5, 5 to 10। अभी हमारा 1 से लेकर 10 तक ट्रेवल्स करने का एक पाथ हो गया, तो ये वही है। अब पाथ ये एक सीक्वेंस ऑफ नोड्स हो गया कनेक्टेड बाय एजेस ऑफ ट्री। अभी कनेक्टेड है ना एजेस से, तो ये पाथ जो है सीक्वेंस ऑफ नोड्स कनेक्टेड बाय एजेस ऑफ ट्री। सिबलिंग क्या होता है? नोड्स दैट हैव द सेम पेरेंट आर कॉल्ड सिबलिंग। जैसे अब यहाँ पे 8 और 9 जो है दोनों का पेरेंट हमारा 4 है, सेम पेरेंट है, तो ये दोनों सिबलिंग नोड्स हो गए हमारे, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है एरिटी। एरिटी क्या है? एक नोड, एक नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ अ नोड। एक नोड के कितने चिल्ड्रन है, कितने बच्चे हैं, वो होता है हमारा एरिटीज काउंट को कहते हैं एरिटी। लेवल्स। लेवल्स क्या होता है? लेवल यानी ऐसा एक पर्टिकुलर से कि ये हमारा जो हो गया रूट नोड का सबसे पहला हो गया, ये हो गया लेवल 0। फिर 2 और 3 वाले नोड का हो गया लेवल 1, उसके नीचे वाली का हो गया लेवल 2। हम लेवल्स में ऑर्गेनाइज करते हैं ट्री को अलग अलग, वरना तो हम ऊपर नीचे कैसे भी लिख सकते हैं, बट प्रॉपरली लिखने के लिए हम लेवल्स में से ऑर्गेनाइज करते हैं। हाइट क्या है? मैक्सिमम लेवल ऑफ एनी नोड इन अ ट्री इज कॉल्ड इट्स हाइट। जो हमारा लास्ट लेवल का काउंट होगा ना, जैसे यहाँ पे लेवल 0, 1, 2, 3, लास्ट इसका लेवल मैक्सिमम जो है लेवल 3 है, तो हाइट जो होगी ना इस ट्री की वो 3 होगी। तो जितने लेवल्स होता है लास्ट, उसका लास्ट लेवल जो होता है मैक्सिमम, वो होती है उसकी हाइट ट्री की। अब एक चीज आती है हमारी बाइनरी ट्री। बाइनरी ट्री क्या है? अ ट्री विच arity 2, दैट इज ईच नोड हैज एट मोस्ट 2 चिल्ड्रन। हर नोड के 2 ही बच्चे हो सकते हैं मैक्स टू मैक्स, वो ट्री होता है हमारा बाइनरी ट्री। ये बात याद रखना। एक बार इन वाले कॉन्सेप्ट्स को एक बार दोबारा रीड कर लो। मैं तुम्हें 30 सेकंड्स दे रहा हूँ। चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। A tree may be rooted or unrooted, binary or n-ary। बाइनरी मतलब 2 ही चिल्ड्रन, एनरी मतलब कितने भी चिल्ड्रन होते हैं, एन नंबर ऑफ चिल्ड्रन हो सकते हैं हर नोड के। बैलेंस अनबैलेंस। बैलेंस यानी एक साइड पे जितने हैं वो दूसरी दोनों साइड ट्री के लेफ्ट और राइट दोनों साइड इक्वल नंबर ऑफ चिल्ड्रन है, या फिर लेवल इक्वल है दोनों साइड। अनबैलेंस यानी एक साइड तो मान लो लेवल 3 तक है, दूसरी साइड लेवल 1 तक ही है ट्री। डिस्कनेक्टेड और कनेक्टेड। डिस्कनेक्टेड कनेक्टेड में वही है कि मतलब यहाँ पे हमारे कनेक्टेड हैं जैसे ये तो सारे, हो सकता है बीच में कुछ नोड्स डिस्कनेक्टेड हो हमारे, तो ये डिस्कनेक्टेड और कनेक्टेड भी हो सकते हैं। चलो अब हम नेक्स्ट देखते हैं। हमारा नेक्स्ट है हमारा हैश टेबल। अब हैश टेबल क्या है? एक डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें हम मैप करते हैं कीज टू द वैल्यूज। हमें पर्टिकुलर एक की होगी, हम उस की में कुछ भी हो रहा है, हमारा इंडेक्स हो सकता है उस किसी एक एलिमेंट का, या कोई भी वैल्यू हो सकती है जिससे हम मैप कर रहे हो, तो हम इसमें मैप करते हैं कीज टू वैल्यूज फॉर एफिशिएंट लुकअप। हम इसमें मतलब वो है कि हमारा एक यूनिक की होती है हर वैल्यू के लिए, तो हम एफिशिएंटली इसमें ताकि ढूंढ सके, अपना डेटा सर्च कर सके हैश टेबल में। हैश टेबल जो होता है हमारा मेनली यही है, एक डेटा स्ट्रक्चर की जिसमें हम मैप करते हैं कीज को वैल्यू से, ताकि मतलब हम इंडेक्सेस होते हैं मेनली, इंडेक्सेस से ही मैप करते हैं ज्यादातर, ताकि हमें इजीली हम अपनी जो एक पर्टिकुलर कोई वैल्यू है जिसको हमें मान लो सर्च करना है या मॉडिफाई करना है, इजीली हो सके वो काम। बहुत ही इजीली और एफिशिएंटली लुकअप करने के लिए हम यूज करते हैं हैश टेबल का। हैशिंग जो होती है मतलब हैश टेबल में हम मल्टीपल टाइप से हमारा यूज, मल्टीपल कॉन्सेप्ट यूज कर सकती है, जैसे स्टैटिक डायनामिक स्कीम्स, ओपन एड्रेसिंग, टू चॉइस हैशिंग, मल्टीपल चीजें यूज कर सकते हैं। ये हम लोग अभी नहीं पढ़ेंगे, ये बाद में देखते हैं ये चीजें, ये अभी आपके कोर्स में यहाँ पे नहीं है वीक 8 में।
नेक्स्ट आता है हमारा बाइनरी सर्च एंड बाइनरी सर्च ट्री। देखो बाइनरी सर्च का कॉन्सेप्ट तो हमें पता ही है ऑलरेडी कि सर्चिंग एल्गोरिदम होता है एक सॉर्टेड एरे में, कि हमें कोई एलिमेंट को सर्च करना है तो उसके लिए हम ये एक सर्च एल्गोरिदम यूज करते हैं और ये यूज होता है मेनली सॉर्टेड एरे में। बट अब बाइनरी सर्च ट्री क्या होता है हमारा? तो अब बाइनरी सर्च ट्री जो होता है वो एक ऐसा ट्री है जिसमें हमारा जो, अब जैसे वो होता है हमारे बाइनरी सर्च में हम क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर पॉइंट लिया, उस पॉइंट से पहले उससे लेस वाले एलिमेंट्स होते हैं और उस पॉइंट के बाद उसके मोर वाले एलिमेंट्स हम कंपेयर करते हैं उस पॉइंट से कि अगर एलिमेंट हमारा इससे छोटा है तो पहले लेफ्ट वाले पार्ट पे जाएंगे और फिर बड़ा है तो राइट वाले पार्ट पे। बाइनरी सर्च भी इसी कॉन्सेप्ट पे बना हुआ है हमारा, कि जैसे जो हमारा रूट नोड है यहाँ पे जैसे 25, इससे कम वाले एलिमेंट्स इसके लेफ्ट साइड होंगे और इससे ज्यादा वाले इसके राइट साइड पे। अब तुम देखो हर नोड जो है यही कॉन्सेप्ट फॉलो करता है, जैसे यहाँ पे 20 कम वाले एलिमेंट्स हैं इसके सिर्फ लेफ्ट साइड और इससे ज्यादा वाला एलिमेंट जो है 22 वो इसके राइट साइड पे है। 25 से छोटा बट 20 से बड़ा, ऐसे एलिमेंट्स होंगे 20 के राइट साइड पे होंगे सारे। देखो बाइंड एक बार तुम एनालाइज करोगे अगर इस ट्री को, तो पूरा ट्री वैसे यही कॉन्सेप्ट फॉलो कर रहा है हर नोड। देखो बाइनरी सर्च में एक एलिमेंट सर्च करने में हमारा जो कॉम्प्लेक्सिटी लगती है, इट टेक्स ओ ऑफ एच टाइम। ओ ऑफ एच लेता है, एच यहाँ पे होती है हमारी हाइट ऑफ द ट्री, जितनी हाइट है उतना ही हमारा ओ ऑफ एच हमारा इसमें कॉम्प्लेक्सिटी होती है। वर्स्ट केस क्या है, अगर मान लो स्क्यूड है ट्री, यानी एक साइड ज्यादा एलिमेंट्स हैं एक साइड कम है, लेफ्ट साइड ज्यादा है रूट के राइट साइड कम है, तो ये स्क्यूड हो गया, तो फिर कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी ओ ऑफ एन, यानी एन यानी नंबर ऑफ नोड्स। और अगर बैलेंस्ड है तो फिर होती है ओ ऑफ लॉग एन। जैसे बाइनरी बाइनरी सर्च होती है हमारी ओ ऑफ लॉग एन, वैसे ही सेम, क्योंकि यहाँ पे हाइट जो होती है वो हाइट हमारी एच जो है लॉग एन बन जाती है यहाँ पे वैल्यू। अगर तुम कभी कंपेयर करोगे कैलकुलेट करोगे तो देखना प्रैक्टिकली भी। अब आई एम गोना गिव यू गाइस 1 मिनट। एक बार कॉम्प्लेक्सिटी दी हुई है डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर्स की, हर एक टाइप की हर चीज की, इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार और इसे एक बार चेक कर लो, तुम लोग एनालाइज कर लो। किसी भी टॉपिक में किसी डेटा स्ट्रक्चर में डाउट हो एक बार ग्रुप पे कम्युनिकेट करना, उसके लिए हम लोग अलग से बात करेंगे, अलग से एक सेशन रख लेंगे या फिर क्लियर कर देंगे। गाइस एक बार इसे देख लो, आई विल गिव यू 30 सेकंड्स। चलो गाइस अब आगे एक बार अब आगे कंटिन्यू करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो आता है अब हमारे इसमें आता है फिजिकल स्टोरेज। फिजिकल स्टोरेज यानी अब हम कि डेटा को कैसे फिजिकल हमारा जो डिवाइस होता है स्टोरेज का वो हम उनकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। जैसे हम पेन ड्राइव हार्ड डिस्क वगैरह यूज करते हैं, हम उन स्टोरेज डिवाइसेस की अब यहाँ पे बात करने वाले हैं। अब इनका क्लासिफिकेशन हम कैसे कैसे करते हैं फिजिकल स्टोरेज के डिवाइसेस का या मीडिया का। सबसे पहले स्पीड, हाउ फास्ट कैन इट बी एक्सेस, फिर कॉस्ट, क्या कॉस्ट है, रिलायबिलिटी कितना हमारा ऐसा लाइक रिलायबल है वो एक जो है कि मतलब पावर सोर्स चाहिए नहीं चाहिए और कितना स्ट्रॉन्ग उसका स्ट्रक्चर, वोलेटाइल तो नहीं है कि मतलब डेटा जो है बस पावर हमने ऑफ करी और एकदम डेटा हमारा लॉस हो गया, वो तो नहीं है। नॉन वोलेटाइल यानी वही कि डेटा हमारा रहना चाहिए चाहे पावर ऑफ भी कर दें हम बंद भी कर दें उसे। कैश, कैश यानी हमारी कैश स्टोरेज जो होती है वो होती बहुत फास्ट है, बहुत फास्ट एक्सेस कर सकते हैं हम उसको, बट वो बहुत छोटी होती है। एंड थर्डली वो वोलेटाइल स्टोरेज होती है, वो कि ऑफ करते ही डेटा गायब। इट इज द मोस्ट कॉस्टली मेमोरी मैनेज बाय हार्डवेयर। छोटी सी होती है बट बिकॉज इट इज वेरी फास्ट इसलिए कॉस्टली बहुत ज्यादा होती है कैश मेमोरी। लास्ट आती है हमारी मेन मेमोरी,
काफी बड़ी होती है, फास्ट होती है, बट वॉलेटाइल होती है ये भी। मेन मेमोरी यहाँ पे जैसे हमारा एक एग्जांपल होगा, मेन मेमोरी होती है जैसे हमारी रैम होती है, वो हमारी मेन मेमोरी के अंदर आती है। अब हम अलग अलग मेमोरी मीडिया देखेंगे, जैसे सबसे पहले हम देखेंगे फ्लैश मेमोरी। तो हम फ्लैश मेमोरी से स्टार्ट करते हैं। फ्लैश मेमोरी जो होती है हमारी नॉन वॉलेटाइल होती है, मतलब डेटा को स्टोर करके रखेगी, चाहे पावर ऑफ भी हो जाए। कॉमनली पोर्टेबल डिवाइसेज जो होते हैं वो फ्लैश मेमोरी यूज करते हैं, जैसे मेमोरी कार्ड्स, पेन ड्राइव जो होती है हमारी, वो फ्लैश मेमोरी यूज करते हैं। अब इसके कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं। तो एडवांटेजेस होते हैं हमारे, मतलब बहुत फास्ट होती है, रीड करती है, लो पावर कंजम्पशन, छोटी सी होती है। अब जैसे हमारा मेमोरी कार्ड है, जो पेन ड्राइव होती है बहुत छोटी सी होती है हमारी, कैन मतलब पॉकेट में आप कैरी कर सकते हो। तो ये कॉम्पैक्ट साइज है, ड्यूरेबिलिटी है काफी ज्यादा। फिर डिसएडवांटेज क्या होता है, लिमिटेड राइट एंड्योरेंस, मतलब सॉरी लिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स ही हम उसमें डेटा हमारा राइट कर सकते हैं। इसकी एक लिमिट होती है, हम जनरली हमें पता नहीं होता, बट एक लिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स ही हम राइट कर सकते हैं डेटा को इसमें। प्राइस इसका ठीक ठाक होता है हमारा, हाईली रीडेबल होती है, रिलायबल होती है सॉरी, फॉर रीड ऑपरेशन, स्पीड इज वेरी फास्ट। बस। नेक्स्ट होता है हमारा मैग्नेटिक डिस्क। मैग्नेटिक डिस्क में क्या होता है, हमारा डेटा जो स्टोर होता है वो एक स्पिनिंग डिस्क में होता है, और रीड या राइट जो हम करते हैं वो एक मैग्नेटिक कंसेप्ट यूज करके करते हैं। मैग्नेटिकली हम रीड या राइट करते हैं डेटा को। अगर हमें डेटा काफी लंबे टाइम तक स्टोरेज करना है ना, तो हम मेनली मैग्नेटिक डिस्क ही यूज करते हैं, प्राइमरी मीडियम है ये फॉर लॉन्ग टर्म स्टोरेज। इसमें क्या होता है, डेटा जो है हम इसमें मूव कर सकते हैं फ्रॉम हमारा मैग्नेटिक डिस्क टू मेन मेमोरी यानी रैम में, फॉर एक्सेस करने के लिए और राइट करने के लिए, और फिर बैक फॉर स्टोरेज के लिए वापस से इसमें मैग्नेटिक डिस्क में ले आए हम। ये जो होती है मेन मेमोरी यानी रैम हमारी काफ़ी स्लो होती है, बट इसमें डायरेक्ट एक्सेस होता है कि मतलब डेटा हम डायरेक्टली रीड कर सकते हैं ऑन डिस्क इन एनी ऑर्डर, कभी भी कोई भी डेटा हम रीड कर सकते हैं। ये एक मैग्नेटिक डिस्क का एग्जांपल है, एक इमेज है। ये पहले आर्म असेंबली, फिर इसमें ये जो होते हैं हमारे प्लेटर्स, इसे प्लेटर कहते हैं। जो एक डिस्क सी दिख रही है हमें, सीडी टाइप की चीज जो है ये प्लेटर होता है। बीच में एक रॉड है, उसे स्पिंडल कहते हैं अपन, और जिनसे ये कनेक्टेड है इस आर्म से। ये जो हमारे डिस्क हैं, ये जो हमारे कितने प्लेटर्स हैं, इन आर्म से कनेक्टेड है। उन चीजों इन आर्म असेंबली इस आर्म असेंबली से कनेक्टेड, इन्हें कहते हैं आर्म्स। ये जो बीच में आ रहे हैं, इनसे हम रीड और राइट मेनली करते हैं। अब बीच में जो आपको व्हाइट कलर के गोले दिख रहे हैं, इन्हें कहते हैं हम सेक्टर, और हर सेक्टर में अलग अलग मतलब ऐसे डिवाइडेड होता है हर सेक्टर। तो जो ये छोटे छोटे डिविजन हैं इन्हें कहते हैं हम ट्रैक। ये देख लो, तुम एक इमेज देख लो एक बार, समझ आ जाएगा। बाकी अब एक बार नीचे देखते हैं इसके बारे में, मैग्नेटिक डिस्क के बारे में। रीड राइट हेड, ये वाली चीज होती है हमारी, ये जिसे रीड राइट करते हैं, वो प्लेटर के काफी मतलब ऐसा क्लोजली वो होता है कि प्लेटर के सरफेस के काफी क्लोज ऐसे प्लेस करते हैं हम। और रीड और राइट जो है मैग्नेटिकली करते हैं, मतलब बिल्कुल टच नहीं होता डायरेक्टली, बट काफी क्लोज होते हैं। और रीड और राइट जो होता है ये मैग्नेटिकली करता है। सरफेस जो होता है हमारा प्लेटर का, उसे हम डिवाइड करते हैं सर्कुलर ट्रैक्स में। जो हमने ये देखे ना, ये ट्रैक्स हैं, ये इन ट्रैक्स में डिवाइडेड होता है। और हर ऐसा प्लेटर में ना देर आर मोर देन 50,000, ओवर 50,000 टू 100,000 ट्रैक्स होते हैं हमारे हर प्लेटर में। नेक्स्ट जो होता है हमारा, ईच ट्रैक इज डिवाइडेड इनटू सेक्टर्स। अब से ये जो था, ये आउटर सर्कल जो हमने बोला था वो होता है ट्रैक, और इस ट्रैक के अंदर जो डिविजन्स होते हैं वो होते हैं सेक्टर्स। हमने पहले उल्टा बोल दिया था, हम सॉरी। तो ये होते हैं हमारे ट्रैक और सेक्टर्स। और सेक्टर जो होती है वो सबसे मतलब स्मॉलेस्ट यूनिट होती है ऑफ डेटा या डेटा स्टोरेज, जिसको हम रीड या राइट कर सकते हैं। सेक्टर का साइज जो होता है नॉर्मली 512 बाइट्स होता है, जो कि बहुत ही छोटा होता है। हम किलो बाइट्स मेगाबाइट से कम में तो देखते ही नहीं जनरली, अब तो गीगाबाइट से कम में। टू रीड या राइट अ सेक्टर में डेटा लिखने के लिए हम डिस्क आर्म swings to position head on right track, platter spins, read or write as sector passed at the head। पहले ये जो प्लेटर होता है ये हमारा स्पिन करके हमारा वो सेक्टर जो होता है पर्टिकुलर आता है जिस सेक्टर में लिखना है। फिर उस सेक्टर से अब हमारा
उस ट्रैक पे हम स्पिन करके पहुंचते हैं। कौन सा ट्रैक है, रीड राइट हेड आगे पीछे होके उस ट्रैक पे जाते हैं और वो हमारी जो डिस्क है वो स्पिन करके वो पर्टिकुलर सेक्टर को लोकेट कराती है। बाकी इसकी असेंबली में ये देखो मल्टीपल डिस्क प्लैटर्स होते हैं, एक सिंगल स्पिंडल होता है, वन हेड पर प्लैटर यानी वन रीड राइट हेड पर प्लैटर ऑन अ कॉमन आर्म माउंटेड ऑन अ कॉमन आर्म। ठीक है, ये बस इसके एक वर्किंग है कि कैसे कैसे हम जो सभी मल्टीपल सेक्टर्स हैं, ट्रैक्स हैं, हर ट्रैक में मल्टीपल सेक्टर्स हैं, ये वो हमारे एक बस गिवन है, दिखाया हुआ है। नेक्स्ट आता है हमारा डिस्क कंट्रोलर। हमारे जो कंप्यूटर का सिस्टम है, कंप्यूटर सिस्टम और जो हमारा डिस्क की ड्राइव जैसे मैग्नेटिक डिस्क का जो हार्डवेयर होगा उसका कंप्यूटर सिस्टम के बीच का जो इंटरफेस है उसे हम डिस्क कंट्रोलर कहते हैं। ये जो होता है हमारा मतलब ऐसा डेटा स्टोरेज मीडियम को हमारे एक्चुअल कंप्यूटर से कनेक्ट करता है। ये क्या करता है, ये मतलब ऐसा हम कंप्यूटर से इसे कमांड्स देते हैं जिससे हम रीड या राइट कर सकें डेटा किसी एक सेक्टर में या ट्रैक में। रीड या राइट करने के लिए डेटा हम इसे कमांड्स देते हैं, हाई लेवल कमांड्स देते हैं। ये जो होता है अगर कोई सेक्टर में डेटा सही से नहीं है लिखा हुआ या करप्ट हो गया है कोई सेक्टर, तो उसको रीमैप करता है, उसको एक बार मतलब रीचेक करता है कि क्या खराबी है और उसे मतलब डेटा को उसमें से फेच करना सही से और उसे रीमैप करना, डेटा को नई जगह स्टोर करना, ये सब काम करता है डिस्क कंट्रोलर हमारा। इसके बाद हमारा ये, अब देखो ये एक इमेज गिवन है, डिस्क सब सिस्टम यानी कंट्रोलर है ये हमारा सिस्टम बस यानी ये हमारा मेन कंप्यूटर है, ये कनेक्टेड है हमारी अलग अलग डिस्क से, कनेक्ट कंट्रोलर जो है स्टोरेज डिस्क से अलग अलग से कनेक्टेड है और यहाँ पे हमारा कंप्यूटर सिस्टम है, ये सिस्टम बस जो होती है ये हमारा कंप्यूटर सिस्टम हो गया। अब हमारी अलग अलग टाइप की डिस्क होती है, जैसे हम हार्ड डिस्क ड्राइव यूज करते हैं या फिर सॉलिड स्टेट ड्राइव जो एसएसडी होते हैं या एचडीडी यूज करते हैं। अलग अलग टाइप की होती है ये भी, इसको हम अलग अलग ऐसे लाइक स्टैंडर्ड्स इनके हम मेंटेन करके रखते हैं, फैमिलीज में इन्हें डिवाइड करके रखते हैं, जैसे एटीए एसएटीए साटा जिसे हम कहते हैं, साटा एसटीडी जो यूज करते हैं नॉर्मली लोग, अलग अलग फैमिलीज में होते हैं ये डिवाइडेड हमारे। इसके बाद हमारा स्टोरेज एरिया नेटवर्क्स आता है एक हमारा एसएएन। ये जो होता है ये हमारा कनेक्ट करता है डिस्क को हाई स्पीड नेटवर्क से, मतलब ऐसा मल्टीपल नंबर ऑफ सर्वर्स से कनेक्ट करता है हमारा ये स्टोरेज डिस्क को हमारी डायरेक्टली हाई स्पीड नेटवर्किंग के लिए। ऐसी एक चीज़ होती है नेटवर्क अटैच स्टोरेज। ये जो था हमारा डायरेक्ट इंटरफेस प्रोवाइड करता है कि जो हमारा स्टोरेज मीडियम है, फाइल सिस्टम इंटरफेस जो है वो डायरेक्टली नेटवर्क से कनेक्टेड होता है हमारा ऑनलाइन, कि डायरेक्टली क्लाउड सर्वर से हमने जैसे कनेक्ट कर दिया एक तरीके से। अब हम डिस्क की परफॉर्मेंस कैसे मेजर करते हैं, किन किन बेसिस पे, सबसे पहले आता है एक्सेस टाइम, कि रीड या राइट रिक्वेस्ट को स्टार्ट जहाँ से हुई जब वो इशू हुई है कि हाँ हमें रीड करना है, हमने रिक्वेस्ट डाली है, टिल द डेटा ट्रांसफर या फिर जब तक डेटा ट्रांसफर हमें आया है डेटा या फिर स्टार्ट हुआ डेटा ट्रांसफर तब तक हाँ हमारा कितना टाइम लगा है, उसे कहते हैं एक्सेस टाइम। फिर आता है सीक टाइम, जब जो हमारा ये रीड राइट हेड था जैसे उसे उस डिजायर्ड आर्म को हमें सही ट्रैक पे पहुंचाने में कितना टाइम लगता है, वो होता है हमारा सीक टाइम। फिर आता है रोटेशनल लेटेंसी, कि अब जैसे हम पर्टिकुलर ट्रैक पे पहुंच गए, अब सेक्टर पे पहुंचने के लिए हम वो डिस्क को प्लेटर को वो करेंगे रोटेट, तो उस पर्टिकुलर सेक्टर पे पहुंचने के लिए डिस्क हेड के अंदर कितना टाइम लगा है रोटेट करने में हमें, वो होता है रोटेशनल लेटेंसी। फिर डेटा ट्रांसफर टाइम आता है कि मतलब ऐसा डेटा किस रेट पे ट्रांसफर हो रहा है टू मतलब टू द डिस्क या फिर फ्रॉम द डिस्क। लास्ट आता है हमारा मीन टाइम टू फेलियर, मतलब ये वो होता है कि मतलब एवरेज लेते हैं हम, एवरेज टाइम हो गई कि कितनी देर लगेगी हमारी डिस्क को कि वो लगातार हमारी कितने टाइम तक स्मूथली रन कर सकती है विदाउट एनी फेलियर। वो जो एवरेज टाइम होता है वो होता है मीन टाइम टू फेलियर MTTF। अब हमारी इसके बाद अलग अलग टाइप की स्टोरेज मीडिया आती है, जैसे पहला होता है ऑप्टिकल स्टोरेज, ये नॉन वोलेटाइल होती है, लंबे टाइम तक स्टोर करके रखती है डेटा, और डेटा इज रेड ऑप्टिकली फ्रॉम अ स्पिनिंग डिस्क।
हम इसमें लेज़र टेक्निक यूज़ करते हैं, लेज़र से रीड करने वाली टेक्निक। जो इसमें मोस्ट पॉपुलरली हम जो ऑप्टिकल स्टोरेज होती है जैसे सीडीज हम यूज़ करते थे, सीडीज और डीवीडीज जो होती थी वो मोस्ट पॉपुलर फॉर्म है हमारी ऑप्टिकल स्टोरेज की। इसमें वो होता है ज़्यादातर कि हम रीड तो काफ़ी बार कर सकते हैं डेटा को, बट एक ही बार राइट कर सकते हैं, राइट वंस रीड में नहीं। ये होता है ऑप्टिकल डिस्क का जनरल प्रिंसिपल। ये मैग्नेटिक डिस्क से थोड़ी स्लो होती है रीड और राइट करने के लिए, बट ये ड्यूरेबल भी होती है और चीप भी होती थी। अब तो ऑप्टिकल डिस्क हमारी यानी सीडी वगैरह हमारी चलती नहीं है, मेनली यूएसबी ही यूज़ करते हैं यानी पेन ड्राइव। इससे पहले भी एक चीज़ आती थी, वो होती है टेप स्टोरेज। टेप स्टोरेज अब तो तुम्हें रेयरली मिलेगी। जैसे हम देखते हैं ना कैमरा फिल्म्स होती थी पहले, बहुत पहले, वो टेप स्टोरेज होती थी, नॉन वोलेटाइल, लंबे टाइम तक रखती थी और प्राइमरीली इसी में हम डेटा स्टोर करते थे। सीक्वेंस में होती थी, जैसे मूवीज के फ्रेम्स होते थे, सीक्वेंस में लगे होते थे, स्लो होती थी बट चीप और ड्यूरेबल। फ्लैश ड्राइव्स हमने अभी देखी थी, जो हमारी यूएसबी ड्राइव या फिर मेमोरी कार्ड्स होते हैं, इनके बारे में हमने अभी पढ़ा ही था सारा। फ्लैश स्टोरेज इज सिमिलर टू फ्लैश ड्राइव्स, जस्ट द डिफरेंस इज फ्लैश स्टोरेज में मतलब हमारा डेटा स्टोरेज बहुत ज़्यादा होता है, मतलब साइज ज़्यादा होती है। जैसे एच डी डी एस एस डी होती है वो होती है फ्लैश स्टोरेज, और यूएसबी यानी पेन ड्राइव वगैरह जो होती है वो होती है फ्लैश ड्राइव, या फिर फ्लैश ड्राइव्स हो गई हमारी पेन ड्राइव या फिर मेमोरी कार्ड। और एच डी डी ड्राइव जो होती है, एच डी डी जो हमारी पूरी होती है डिस्क, वो होती है फ्लैश स्टोरेज। अब हम एस एस डी और एच डी डी को एक बार देखते हैं हमारी I'm सॉरी। एसएसडी देखो आज की डेट में हम सबसे ज़्यादा अगर स्टोरेज होती है लैपटॉप वगैरह में हम यूज़ भी करते हैं डेटा स्टोरेज के लिए, तो एसएसडी करते हैं। एसएसडी स्टोरेज डिवाइस होती है, फ्लैश मेमोरी होती है ये, बट ये काफ़ी फास्ट होती है, हाई स्पीड होती है इसमें काफ़ी ज़्यादा, और ये नॉन वोलेटाइल यानी लंबे टाइम तक डेटा को स्टोर कर रख सकती है। अब इसका एडवांटेज क्या है, क्यों हम सबसे ज़्यादा एसएसडी यूज़ करते हैं? लाइटनिंग फास्ट डेटा एक्सेस, मतलब डेटा एक्सेस की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है डेफिनेटली, ये तो हम खुद यूज़ करते हैं, तो देखते हैं। लो पावर यूसेज, काफ़ी कम पावर रिक्वायर्ड होती है इसे एसएसडी को यूज़ करने के लिए, हमारा मतलब लैपटॉप का कम पावर यूज़ करती है ये। फिर ऑपरेट, जैसे हम एच डी डी जिनमें होती है लैपटॉप में, अगर तुमने कभी नोटिस किया होगा आवाज़ करते हैं वो लैपटॉप्स एक्सेस के टाइम पे बहुत ज़्यादा। एसएसडी आवाज़ नहीं करती इतनी, और लॉन्गर लाइफ स्पैन होता है इसका, लंबा चलती है। डिसएडवांटेज क्या है, एसएसडी एक्सपेंसिव होती है नॉर्मली अगर आप देखोगे, और एंड कॉस्ट पर गीगाबाइट इज हायर, जितना ज़्यादा आप जीबी की आप लोगे एसएसडी उतनी ज़्यादा वो कॉस्ट उसकी बढ़ती ही जाती है। एसएसडी एक्सपेंसिव होती है नॉर्मली, बट वही वाली बात है कि एसएसडी इनिशियली हायर कॉस्ट होता है इसका, बट इट इज़ ड्यूरेबल, बट अफोर्डेबल हो रही है ये धीरे धीरे, और ड्यूरेबल होती है काफ़ी ज़्यादा, रीड राइट स्पीड भी काफ़ी बेटर है इसकी। अब आती है हमारी एच डी डी। एच डी डी क्या है, वो यूज़ करते हैं स्पिनिंग डिस्क टू रीड या राइट डेटा मैग्नेटिकली, जो हमने अभी ऊपर पढ़ी थी ना मैग्नेटिक डिस्क, वो प्रिंसिपल यूज़ करते हैं ये। लॉन्ग टर्म सोल्यूशन होता है, कॉस्ट इफेक्टिव होता है एच डी डी, बट वही वाली बात है, परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं होती। लॉन्ग टर्म स्टोरेज है हमारा, हाई अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर करती है, बट स्लोअर एक्सेस टाइम है एच डी डी से आप नॉर्मली देखोगे तो। और एच डी डी जो होती है, मतलब ऐसा उसके पार्ट जो होते हैं प्रोन टू डैमेज होते हैं, बहुत बार होता है वो इजीली खराब हो जाते हैं एच डी डी के डिवाइसेस, और पावर भी ज़्यादा लेती है। वही बात है, जनरली चीपर होती है बट स्लो होती है, और ड्यूरेबल उतनी ज़्यादा नहीं होती है हमारी। ये अब हमारा कंपैरिजन चार्ट है एक, कि किस टाइप की मेमोरी कितना ज़्यादा डेटा स्टोर कर सकती है और कितना ज़्यादा टाइम लेती है, कॉस्ट वगैरह सब कुछ, कौन सी वोलेटाइल है कौन सी नॉन वोलेटाइल। एक बार इस चार्ट का तुम एसेस ले लो और एक बार स्टडी कर लेना इसे बाद में। एक हमारा अब लास्ट टॉपिक आता है इसमें, क्लाउड स्टोरेज। क्लाउड स्टोरेज क्या होता है, क्लाउड स्टोरेज हमारा वो है मॉडल, अभी तक हम डेटा जो स्टोर करने का हम देखा एस एस डी एच डी डी फिजिकल डिवाइसेस में। क्लाउड स्टोरेज जो होती है कि हम ऑनलाइन डेटा कैसे स्टोर करते हैं, ऑनलाइन से गूगल ड्राइव वगैरह पे हम डेटा स्टोर करते हैं जो। इट इज़ अ सर्विस मॉडल इन विच डेटा इज मेंटेन्ड मैनेज्ड बैकअप रिमोटली, रिमोटली होता है, हमें अपना लैपटॉप पे स्टोर नहीं करते हैं, ऑनलाइन इंटरनेट पे स्टोर करते हैं। और हमारा इट इज़ मेड अवेलेबल टू यूजर्स ओवर अ नेटवर्क, वही वाली बात है सेम, ये ऑनलाइन ही अवेलेबल होता है ये। नॉर्मली हम जो मतलब ऐसा क्लाउड स्टोरेज जो एक्सेस करते हैं वो ट्रेडिशनल स्टोरेज प्रोटोकॉल्स
ऑनलाइन प्रोटोकॉल्स होते हैं, जैसे हम ड्राइव वगैरह भी खोलते हैं ना, गूगल ड्राइव वगैरह, तो प्रोटोकॉल से या फिर डायरेक्टली एक एपीआई यूसेज से भी हम कर सकते हैं इसे एक्सेस। एग्जाम्पल जो होता है क्लाउड स्टोरेज का, जैसे Amazon S3 है, गूगल क्लाउड स्टोरेज है, ड्रॉप बॉक्स को बहुत लोगों ने सुना होगा, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर हो गया, गूगल ड्राइव है आपका, ड्रॉप बॉक्स है, टेरा बॉक्स बहुत से लोग यूज करते हैं, ये सब क्लाउड स्टोरेज मीडिया ही है। तो गाइज दिस वाज फॉर वीक 8 आपका। इसके बाद आपको कोई भी डाउट वगैरह आपको रह गया हो बता देना, नोट्स भी अपलोड हो जाएंगे ये, कोई डाउट हो कुछ इशू हो एक बार ग्रुप में मैसेज ड्रॉप कर देना गाइज बस। चलो थैंक यू गाइज।